Hello, my lovely students out there. This is ARK representing ARK 9. Dear all, गवर्नेंस में याद रखिए चैप्टर सेकंड के अंदर हमने जी कुछ एस्पेक्ट डिस्कस की थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में, और फिर हमने कुछ और भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस की थी रिलेटेड टू शेयरहोल्डर राइट्स ऑलराइट एंड डिस्क्लोजर्स, जहां हम रेगुलेशन 4 को डिस्कस कर रहे थे सेबी एलओडीआर के। क्या सर ये एग्जाम में आ सकते हैं? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। और एग्जाम में नहीं आएगा तो ट्रेनिंग में आने वाला है। ऑलराइट, ट्रेनिंग में नहीं आएगा तो आपका प्रैक्टिस में आएगा, आपका जॉब में आएगा। सो सीखते हैं आज आगे का टॉपिक, और बहुत ही अच्छे सीखेंगे क्योंकि ना इट्स कंप्लीटली रिलेट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। मतलब सर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो रेगुलेशन 4 यहां डिफाइन कर रहा है ऑफ सेबी एलओडीआर। याद रखिएगा ये जो मैं बात करने वाला हूं ना बेटा, इसमें कई बच्चों ने गड़बड़ किया हुआ है। अब जिन्होंने किया है भगवान जाने वो कौन लोग हैं जो ने गड़बड़ बता रहे हैं, ठीक है। बट मैं आपको यहां पे पहले क्लैरिटी दे दूं, देखिएगा अगर हम बात करें रेगुलेशंस, तो यहां हम लोग बात पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स पे। देखना बेटा, यहां हम पढ़ रहे हैं ना प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, एक गड़बड़ी मत करना। हम जो पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स हैं। एग्जामिनर आपसे हो सकता है क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछे। अब मैं लास्ट सेशन में से पहले वाला सेशन में बताया हूं कि हम लोग प्रिंसिपल्स डिस्कस कर रहे हैं, तो क्यों बता रहा हूं, क्योंकि याद रखिएगा अभी आगे में जब हम सेशन कंप्लीट करेंगे वाला, तो मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो कि बताएगी कि प्रिंसिपल्स और अगर रेगुलेशंस में कोई गड़बड़ आ गया, मतलब अगर लगता है कि प्रिंसिपल और रेगुलेशंस को जब फॉलो करने की बात आएगी तो याद रखिएगा प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाएगा। यूजुअली क्या होता है, यहां पर रेगुलेशन 4 ने प्रिंसिपल्स डिफाइन किए हैं। ऑलराइट, डिफरेंसेस बताऊंगा अभी, प्रिंसिपल एंड रेगुलेशन में डिफरेंसेस क्या है वो बताऊंगा आगे, ठीक है। अब जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के रिस्पॉन्सिबिलिटी की, देखिएगा ध्यान से आइएगा। हम एक एक टॉपिक को ध्यान समझेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इससे पहले वाला पार्ट हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑलराइट, सी अगर ध्यान से देखें तो यहां पर पहला बात आता है डिस्क्लोजर इंफॉर्मेशन। बोर्ड डायरेक्टर का यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आता है, डिस्क्लोजर्स। अब सर ये तो हमने पढ़ा हुआ है, एक एक वर्ड समझना, यहाँ पर रटना मार के मत चलना, रटा मार के चल जाओगे तो दिक्कत करेगा, ध्यान से समझना। मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड केएमपी, दोनों का लिए बोल रहे हैं, डायरेक्टर एंड केएमपी। डिस्क्लोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, किसको करेंगे, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स whether directly, indirectly, on the behalf of third party have material interest in any transaction matter affecting their listed entity। I hope बच्चे जानते हैं मेटल ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है। कंपनी का कोई डायरेक्टर मिस्टर ए ना, कंपनी जिस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, मान लीजिएगा रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, या कंपनी परचेज कर रहा है, और उस ट्रांजैक्शन में उस पर्टिकुलर डायरेक्टर मिस्टर ए के जिस कंपनी के साथ कंपनी हमारी कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, उस कंपनी में हमारी कंपनी का डायरेक्टर मिस्टर ए का रिलेटिव कौन है, डायरेक्टर है, या उसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है मोर देन 2% इन इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। इन दैट केस अगर ऐसा है तो कंपनी कहता है कि ऐसा नहीं कि हम उस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट हम कर लेंगे, बट जो हमारा कंपनी का इंटरेस्टेड डायरेक्टर या केएमपी है। अब देखो यहाँ पे लैंग्वेज में याद रखना, डायरेक्टर और केएमपी, डिस्क्लोज योर इंटरेस्ट टू वूम, टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। चाहे वो डायरेक्टली इंटरेस्टेड हो या इनडायरेक्टली इंटरेस्टेड हो, वो खुद होल्ड नहीं कर रहे हैं, उनका कोई रिलेटिव होल्ड कर रहा है उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर इक्विटीज, इन दैट केस उनको तभी इंटीमेशन देना पड़ेगा। तो पहला हमने डिस्क्लोजर बहुत सिंपल से याद कर लिया, जहां पर कीवर्ड याद रखेंगे हम लोग क्या, मटेरियल इंटरेस्ट। फिर कहता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सीनियर मैनेजमेंट शैल कंडक्ट देमसेल्व्स एज टू मीट एक्सपेक्टेशंस ऑफ ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी टू स्टेक होल्डर्स while at the same time maintaining the confidentiality of information in order to foster a culture of good corporate decision making। अब देखो दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं। देखो आपको यह भी बताना है कि आपकी कंपनी क्या बिजनेस एक्टिविटीज कर रही है, मतलब ऑपरेशनल एक्टिविटीज भी डिफाइन करनी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी, देखो ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी टू स्टेक होल्डर्स, लेकिन साथ के साथ आपको कॉन्फिडेंशियलिटी भी तो मेंटेन रखनी पड़ेगी। मतलब सर कंपनी क्या बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, बिजनेस ऑपरेशंस, देखो ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसीज ये पता होना चाहिए। बोर्ड का मीटिंग हुआ है, बोर्ड ने क्या डिसीजन लिया है,
ठीक है, और जो डिसीजन लिया है उसका डिस्क्लोजर देना जरूरी है, इसको ऑफकोर्स जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें बताना जरूरी है, कंपनी के स्टेक होल्डर्स को बताना जरूरी है। लेकिन साथ के साथ वो यहां बोल रहा है मेंटेनिंग द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इट। कंपनी समझ के देखेगा, डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, ठीक है, अभी डिसाइड नहीं किया, बोर्ड मीटिंग में डिसाइड करेंगे, डिविडेंड डिक्लेयर करेंगे, या हम किसी भी तरह का कोई कॉर्पोरेट एक्शन लेगी। आई होप कॉर्पोरेट एक्शन पता होंगे आपको, ठीक है। इन दैट केस जब मीटिंग हो रहा है तो मीटिंग की होने से पहले हमको इंफॉर्मेशन देना है। मीटिंग होने से आपको याद होगा पहले इंफॉर्मेशन देना होता है, फिर डिसीजन जो लिया गया उसकी इंफॉर्मेशन देना पड़ती है। लेकिन मीटिंग होने से पहले याद रखिएगा, साथ के साथ में अगर बोनस इशू लाना है, राइट इशू लेकर आना है, डिविडेंड डिक्लेयर करना है, तो ये शुरू में आप देखेंगे ना, स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा। लेटर ऑन जो बोर्ड ने डिसीजन लिया इन द बोर्ड मीटिंग, उसको लेटर ऑन डिस्क्लोज भी करना मैंडेटरी है। तो दोनों एस्पेक्ट्स यहाँ पे मेंटेन करनी जरूरी है। कैसे? ट्रांसपेरेंसी के लिए यहाँ पर जरूरी, ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी के लिए डिस्क्लोजर्स भी दें, साथ के साथ में क्या करें, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन को भी मेंटेन करें। दो एस्पेक्ट्स हमने यहाँ सीख लिए हैं। डिस्क्लोजर देना जरूरी है, मटेरियल कोई भी ट्रांजैक्शन में अगर वो इंटरेस्टेड है उसका डिस्क्लोजर, डायरेक्टर्स को भी और कैंपी को। ऑलराइट सर। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे साथ ही साथ वो क्या करेंगे, ट्रांसपेरेंसी रखेंगे, ऑपरेशनल ट्रांसपेरेंसी, एंड दे मेक द डिस्क्लोज टू द ऑल स्टेक होल्डर्स, कंसर्न स्टेक होल्डर्स, ऑलराइट, एंड ऑलवेज आल्सो दे हैव टू मेंटेन व्हाट, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहां से एक देखो क्वेश्चन आपके लिए डेवलप हो सकता है, व्हाट आर द की फंक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, या ये क्वेश्चन प्रिंसिपल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है क्या ना, व्हाट आर द प्रिंसिपल्स आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्हाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। तो यहां रेगुलेशन 4 को हम रेफर करते हुए बताएंगे क्या। अब ध्यान सुनना, रिव्यूइंग एंड गाइडिंग कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, मेजर प्लान ऑफ एक्शन, रिस्क पॉलिसी, एनुअल बजट, बिजनेस प्लान, सेटिंग बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, मॉनिटरिंग इंप्लीमेंटेशन एंड कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस, ओवरसीइंग मेजर कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक्विजिशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट्स। सर क्या है ये सब लोग? सर क्या है कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी? क्या है? आप एक ध्यान सुनिएगा, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मतलब क्यों, इसका रीजन क्या है? कंपनी की सेल्स बढ़ानी है, कंपनी की ग्रोथ बढ़ानी है, ठीक है, नए मार्केट में एंटर होना है अपने, ये कंपनी की जब बोल रहे हैं स्ट्रेटजी, तो मतलब होता है कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान्स, कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान्स। अब बोर्ड जो मैनेजमेंट है, ऑफ कोर्स हम उसे ट्रीट करते हैं, कंपनी का ब्रेन जिसे हम बोलते हैं वो कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो उनका काम क्या है? रिव्यू करना, गाइड करना कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। देखिए एग्जांपल से हम समझते हैं इन बातों को। अगर हम जब बोलते हैं कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, लेट्स सी, तो यहां फोकस होता है सेल पे, कंपनी की ग्रोथ पर, कंपनी की एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना और कंपनी की वैल्यू क्रिएट करना, कंपनी की वैल्यू क्रिएट करना। जैसे हम यहां बोल रहे हैं एक्सपांड सेल टू डिफरेंट मार्केट। अब कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मतलब जैसे मैंने बताया आपको लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान, ठीक है, ये पता होना बहुत जरूरी है। आप कहीं जगह पढ़ते हो, आप रट्टा मार लेते हो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी, बट अगर पता अच्छी बात है, नहीं पता है तो उन बच्चों के लिए जिन्हें नहीं पता है। ऑलराइट, सो कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? कंपनी के लॉन्ग टर्म प्लान है और उसका प्राइम फोकस क्या है? सेल इंक्रीज होनी चाहिए, कंपनी ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है। बात पकड़ में आ रहा होगा आई होप। कंपनी के एम्प्लॉयज को आप मोटिवेट करें तभी तो सेल की तरफ जाएंगे। अब मोटिवेट करने के कई तरीके होते हैं, उनको रिवॉर्ड देना, टीम वर्क के लिए मोटिवेट करना, ठीक है, उनको फ्लेक्सिबिलिटी देना उनके वर्किंग आवर्स के अंदर, एंड क्रिएट द कंपनी वैल्यू। तो ये किसका काम है? रिव्यू करना है इनको, ठीक है। एक्शन प्लान की हम बात करते हैं, तो एक्शन प्लान का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी अपने गोल सेट करती है, समझेगा। जैसे कंपनी ने अपने गोल सेट किया कि दिस ईयर कंपनी इज गोइंग टू स्टार्ट, कंपनी इज गोइंग टू ओपन, ऑलराइट, 50 न्यू ब्रांचेस। अब ये जो हो गया, यहाँ जो नई ब्रांचेस ओपन करने के लिए जो कंपनी ने गोल को डिसाइड, देखो यहाँ हो गया कंपनी का गोल क्या है? टू अचीव दिस गोल, कि कंपनी को दिस, यू नो, कंपनी दिस इज गोइंग टू ओपन 50 न्यू ब्रांचेस थ्रू आउट द इंडिया। इन दैट केस अब कंपनी इसको अचीव करने के लिए स्टेप जो फॉलो करेगी, नए स्टेप, फॉर एग्जांपल कैसे पर्सनल्स रिक्रूट किए जाएंगे, कहां पर ऑफिस एस्टैब्लिश किया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। ये सारी एस्पेक्ट्स अगर हम कवर करेंगे तो हम बोलेंगे एक्शन प्लान। बिजनेस प्लान उसका ही एक पार्ट होता है जिसे बोलते हैं एक्शन प्लान, ऑलराइट। उसके अलावा हम देखते हैं परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑफ, देखो परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव। अब एक बात समझना, मॉनिटरिंग करना किसी को बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग का मतलब यहां पर यह है कि
आप ये डिसाइड करें, आपकी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि कैसे एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। समझिएगा, जब हम बोल रहे हैं सेटिंग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव, इट मींस दैट कि कंपनी की एफिशिएंसी, अब कंपनी के जो लेबर यहाँ इन्वॉल्व है या वर्कमैन, यहाँ बोले एम्प्लॉइज, ऑलराइट, तीनों कैटेगरी में अलग बात कर रहे हैं। तो जब ये लोग इन्वॉल्व होते हैं बिजनेस के अंदर, तो इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे हो, कंपनी कैसे लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके बेटर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके, ठीक है, कम टाइम के अंदर अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। आप समझ रहे हैं ना, एफिशिएंसी जब हम वर्ड यूज कर रहे हैं एफिशिएंसी परफॉर्मेंस के लिए, तो एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस किया जाता है। और किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इंप्रूव किया जाए, आपकी सर्विसेज कैसे इंप्रूव की जाए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मींस, जैसे आजकल आप देखेंगे कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी इस पर्सपेक्टिव से रखा जाता है कि वर्किंग आवर्स को मैनेज करने के लिए, या जैसे अभी कोविड में क्या कहता है, ठीक है आप वर्क फ्रॉम होम भी कर सकते हैं, विमेंस के लिए एक्स्ट्रा प्रोविजंस बनाना, उनके लिए रिलैक्सेशंस प्रोवाइड करना, कॉस्ट को कैसे कंपनी कंट्रोल करे। परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव में कंपनी की ऑलमोस्ट सारी एस्पेक्ट्स कवर करते हैं, जैसे कॉस्ट को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं कि जैसे अगर हम बात करें कंपनी किस तरीके की, जैसे एफिशिएंसी को हम एग्जांपल लेते हैं कि नई टेक्नोलॉजी यूज करके कंपनी अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकता है। वहीं हम बात कर सकते हैं कंपनी ये भी चेक करेगा कि डिपेंडेबिलिटी, किस प्रोसेस के ऊपर कंपनी डिपेंडेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर कंपनी एक प्रोसेस कैरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एंगेज है, उसे पता है कि उसे 10 एम्प्लॉय चाहिए 10 वर्कमैन चाहिए मशीन को ऑपरेट करने के लिए, तो ये भी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा कि डिपेंडेबिलिटी उसके रिसोर्सेज पे कितनी ज्यादा है, ठीक है, और अल्टरनेटिव्स क्या अवेलेबल है, देन स्पीड। सो ये सारी एस्पेक्ट्स में कवर करते हैं हम लोग परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के अंदर। नाउ तो ये मैं आपको वर्ड इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे। आप सब एक बार रट्टा मारेंगे, आपको अगर वो समझ में नहीं आया भूल भाल जाएंगे, अगर आपको समझ में आया तो आप एग्जाम में कोड करके आ पाएंगे। तो रिव्यू करना, गाइड करना, क्या क्या कर सकते, रिव्यू गाइड करना में सर हम देखेंगे कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी की तरफ ध्यान देंगे, कंपनी के एक्शन प्लान है, बिजनेस एक्शन प्लान्स के बारे में देखेंगे। एक्शन प्लान हमेशा देखिएगा बिजनेस प्लान का पार्ट होता है एक्शन प्लान, ऑलराइट, जो एक पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए बना हुआ है। अच्छा, इसके अलावा हम क्या देखेंगे, सर रिस्क पॉलिसी कंपनी की क्या है। अभी रिस्क पॉलिसी भी डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है कंपनी का। जैसे फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी का अगर बात करेंगे तो वहां पर रिस्क हायर होगा, ठीक है, एज कंपैरेटिव अदर इंडस्ट्रीज। बैंकिंग कंपनी की बात करेंगे हायर रिस्क होगा, ठीक है, कोई एनबीएफसी की बात करेंगे हायर रिस्क होगा, ठीक है। तो ये रिस्क कंसीडर करेंगे, रिस्क पॉलिसी का डायरेक्टर बनाएंगे। इसके ऊपर मैं आगे और वीडियो बताऊंगा, जब बताऊंगा आपको क्लासेस के अंदर कि कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे कि कौन सा रिस्क सर्टेन एंड अनसर्टेनिटी के ऊपर डिसाइड होगा, ठीक है। एनुअल बजट, business plan, setting business objectives and monitoring and implementation and corporate performance। अब important क्या है, परफॉर्मेंस को मॉनिटर करना कि जो आपने गोल सेट किया हुआ है वो उस लेवल से अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको भी ऑब्जर्व करना, ऑलराइट। एंड जब उससे आपको पता लगेगा कि हाँ ये पर्टिकुलरली अचीव नहीं हुआ, देन उसको कैसे ठीक किया जाए। फॉर एग्जांपल आपकी टेस्ट सीरीज कंडक्ट की जाती है, आप टेस्ट का टाइम करते हैं, फिर आपको बताया जाता है आपकी कॉपी से चेक करके आपको बताया जाता है कि आपने यहाँ गड़बड़ किया है, आप उसे ठीक करें। ऐसे ही कंपनी जब किसी प्लान के ऊपर अपना स्टेप लेती है और वो ऑब्जर्व करती है टाइम, मॉनिटरिंग बाद में नहीं होगा, मॉनिटरिंग कंटिन्यूअस प्रोसेस होगा कि एक्चुअली जो स्ट्रक्चर, जो सिस्टम, जो रूल्स हमने डिसाइड किए हैं और जो हमने पॉलिसीज बनाई हैं, क्या वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट हो रही है, नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है देन प्लान जो लिया है उसको वापस से कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है एकदम। नाउ अगर देखिए आगे तो सेकंड फंक्शन क्या आएगा उनका, monitoring the effectiveness of listed entity governance practices and making changes as needed। अब गवर्नेंस प्रैक्टिसेस क्या है, जो सिस्टम है, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उन्हें कंपनी फॉलो करे। और कंपनी जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली लिस्टेड एंटिटी, क्योंकि हम रेगुलेशन 4 में सेबी एलओडीआई को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये एप्लीकेबल कहाँ हो रहा है, लिस्टेड एंटिटी पे। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, गवर्नेंस प्रैक्टिस को हम देखते हैं तो कहता है सिस्टम ऑफ रूल्स, प्रैक्टिसेस, प्रोसेसेस बाय व्हिच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल, बाय व्हिच अ कंपनी इज डायरेक्टेड एंड कंट्रोल। जैसे लॉज बनाकर कंपनी को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे रेगुलेटरी लॉज हमने ऑलमोस्ट सारे स्पेसिफिक कर ली हैं। इसके अलावा कंपनी खुद क्या करता है, अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में प्रोविजंस को कैरी करता है, किसी एग्रीमेंट के थ्रू कंपनी उसे कंसीडर करता है। तो गवर्नेंस प्रैक्टिसेस देखनी है और कहता है कि अगर नीड है तो उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब जैसे यहां पर एग्जांपल
कंपनी मान लीजिएगा बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी में आ जाता है तो याद रखिएगा उसको एक वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी हो गया, तो वहां पर ना उसको क्या करना है, अपना गवर्नेंस प्रैक्टिसेस में फिर चेंज करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? ऑलराइट सर। Selecting, compensating, monitoring, and when necessary, replacing KMPs and overseeing the succession planning. अब ये भी चांस फ्रेम चेक करना पड़ेगा कि भाई किस, देखिए KMP की हम बात करें, आप देख अभी रिसेंटली हमने सुना भी था कि CEO की अपॉइंटमेंट कंपनी में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब अगर आप देख रहे हैं जब भी जरूरत पड़ेगा तो यहाँ वर्ड के यूज किए हैं सेलेक्टिंग, कॉम्पनसेटिंग एंड मॉनिटरिंग व्हाट एंड रिप्लेसिंग द KMPs प्लस ओवरसीइंग द सक्सेशन प्लानिंग। इसके बाद कौन होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर भी हम चेक करेंगे, डायरेक्टर है, डायरेक्टर के बाद किसको नया अपॉइंटमेंट होगा, नया कौन आएगा, तो ये रोटेशन के थ्रू ही कंसिडर होगा। ऑलराइट, aligning KMP and remuneration of board of director with a longer term interest and listed entity is shareholders। अब यहां पर देखिएगा aligning KMPs, line means कि यू नो व्हाट, कंपनी में डिपार्टमेंट हेड ऑफ डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, जैसे हम बात करते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट में फाइनेंस हेड, ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन हेड, ठीक है, ऐसे जब हम बात करेंगे कैंपस कैटेगरी में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि फॉर एग्जांपल कंपनी सेक्रेटरी, CEO कंपनी के, कंपनी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, देन उनके हम अंडर में बात करेंगे मैनेजर्स, ठीक है, मैनेजर्स डिपार्टमेंट वाइज मैनेजर्स, ठीक है। तो यहां जब हम कैटेगराइज कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं अलाइनिंग द KMPs, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हर एक व्यक्ति उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड रिम्यूनरेशन टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद अ लॉन्गर इंटरेस्ट। अब ये भी देखना चाहिए आपको कि रिम्यूनरेशन कितना डिसाइड किया जाए फॉर द लॉन्गर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर। सर 4 पॉइंट हमने समझे, ये तो बहुत सारा हो गया, बहुत सारा नहीं हुआ है, समझ के याद करना है। पहला हमने देखा ध्यान से, यहाँ पर हमने फोकस किया रिव्यू एंड गाइडिंग एस्पेक्ट्स की तरफ, यहाँ फिर हमने मॉनिटरिंग किया गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को। अब देखना कीवर्ड बोल रहा हूँ, ध्यान सुनना, मॉनिटर किया क्या, गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को। अब ये तुम्हें क्या ध्यान रखना है, तुम्हें लिसन थोड़ा बार बार याद करना है, लिसन रेडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, कौन कर रहा है ये भी तुमको याद हो जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का ही काम है ये। तो हमको फोकस कीवर्ड पे ध्यान दो, किस पर, मॉनिटरिंग करना है सर, क्या गवर्नेंस प्रैक्टिसेस को, सेलेक्ट की बात करेंगे, अपॉइंटमेंट की बात करेंगे, KMPs के, ठीक है, या उन्हें रिप्लेस करने का बात करेंगे, ठीक है, सक्सेशन प्लानिंग पे ध्यान दो। फिर और वर्ड्स, ये कीवर्ड्स जोड़ोगे तो इजी हो जाएगा, अलाइनिंग करना KMPs को, ऑलराइट, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर। अब ये आगे का वर्ड अपने आप जुड़ता है, रेम्यूनरेशन टू डायरेक्टर का मतलब क्या है यहाँ पर, फॉर लॉन्गर इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी एज वेल एज फॉर शेयर होल्डर। ट्रांसपेरेंट नॉमिनेशन प्रोसेस होना चाहिए ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर with diversity of the thought, experience, knowledge, prosperity, gender। अब हर एस्पेक्ट से यहाँ पे कंसिडर कर रहा है कि डाइवर्सिटी होनी बहुत जरूरी है। देखिए ट्रांसपेरेंट, हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंट नॉमिनेशन प्रोसेस। ये मेरे मामा का बेटा है, इसको डायरेक्टर बना दे, अरे ऐसे थोड़ा ना, अगर वो एलिजिबल है, ठीक है, तभी उसको बनाया जाए, वैसे अदरवाइज नहीं बनाया जाए। देखिए समझ रहे ना, मेरा कहने का मतलब है प्रोसेस कैसा ट्रांसपेरेंट हो जिसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सके और डाइवर्सिटी होनी चाहिए बोर्ड में, कि डाइवर्सिटी चाहे वो थॉट्स को लेकर हो, एक्सपीरियंसेस को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो या जेंडर को लेकर हो। विमेन डायरेक्टर का भी अपॉइंटमेंट होना चाहिए अगर नेसेसरी है, ठीक है, डिफरेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, कंपटीशन नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर कोई फाइनेंस एक्सपर्ट है कंपनी में डायरेक्टर, तो दूसरा अगर हम डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं तो प्रोडक्शन एक्सपर्ट अगर रिक्वायर्ड है तो प्रोडक्शन एक्सपर्ट होना चाहिए, सेल एक्सपर्ट होना चाहिए, मार्केटिंग एक्सपर्ट होना चाहिए, IT एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, लीगल एक्सपर्ट होना चाहिए। तो ये तो कंपैटिबिलिटी बनेगी। अब अगर 5 के पास डायरेक्टर जो फाइनेंस में एक्सपर्ट है तो बस हो जाने वाला झगड़ा। ऑलराइट ना, मॉनिटरिंग and managing potential conflict of interest of management members of the board and shareholders, including the misuse of corporate assets and abuse of related party transaction। इंटीग्रिटी रखने का जरूरत है रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, ऑलराइट, ये उनके ड्यूटी में आता है। अब वो कैसे करेंगे, बाय इंडिपेंडेंट ऑडिट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर सिस्टम ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंशियल ऑपरेशन कंट्रोल एंड कंप्लायंस विद द लॉ एंड रिलेवेंट स्टैंडर्ड्स, ओवरसीइंग द प्रोसेस ऑफ डिस्क्लोजर्स एंड कम्युनिकेशंस। प्रोसेस डिस्क्लोजर, जैसे आपको पता होगा कि भैया आपको स्टॉक एक्सचेंज को टाइमली बताना है, स्टॉक एक्सचेंज को बताना है और कंपनी का अपना वेबसाइट पे भी अपडेट करना होता है, तो वो मैंडेटरी है, ठीक है, उसको ध्यान से देखना कि क्या कंपनी प्रॉपर्ली से फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, ऑलराइट। एंड मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द बोर्ड डायरेक्टर इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। एंड अगर बात करें तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक्चुअली
किस तरह का परफॉर्म कर रही है कंप्लीट बोर्ड। यहाँ पे बात देखिए, मॉनिटरिंग रिव्यूइंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क। इंडिविजुअली भी किया जाता है और फिर कलेक्टिवली भी किया जाता है कि टोटल बोर्ड ने किस तरह का परफॉर्मेंस किया थ्रू आउट द ईयर। अब देखो ध्यान से सुनना, इन पॉइंट्स को ना मैं फिर बता दूं, जो मैंने आपको हाईलाइट कर करके यहाँ पे पकड़े हुए पॉइंट्स, सिर्फ इन पे प्राइम फोकस कीजिएगा, इन्हें मेमोराइज कीजिएगा, इजीली याद होगा और हो जाएगा। पॉइंट में समझ में नहीं आया है तो डेफिनेटली पूछेगा। ऑलराइट, चलिए अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखते हैं बेटा। नाउ प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस एंड एंश्योर इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड बी अकाउंटेबल टू द लिस्टेड एंटिटी एंड शेयर होल्डर्स। प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस, प्लान, लॉन्ग टर्म प्लान को कैसे अचीव किया जाएगा उसके लिए डायरेक्शंस देने का काम क्या है डायरेक्टर का। एंड इंश्योर कीजिएगा इफेक्टिव मॉनिटरिंग। प्लान हो जाना ही सफिशिएंट नहीं है, प्लान तो है कि वी वांट टू बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट कंपनी, ठीक है बनिएगा, ये आपने प्लान किया। फिर आपने प्लान किया दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू 50 ब्रांचेस एंड वी विल ओपन न्यू 50 ब्रांचेस और आउटलेट्स। अभी कंपनी ने प्लान किया, ये प्लान को अचीव करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाएंगे, क्या ये स्टेप्स एक्चुअली लिए जा रहे हैं प्रॉपर्ली, उसको मॉनिटर करना। बात पकड़ में आ रहा है, दो एस्पेक्ट्स हैं, प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक गाइडेंस एंड एज वेल एज मॉनिटरिंग, साथ ही साथ मॉनिटरिंग भी करना कि वो काम हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सेट अ कॉर्पोरेट कल्चर एंड द वैल्यूज। अब कॉर्पोरेट कल्चर अपने आप में ब्रॉड टॉपिक है। जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी के एम्प्लॉयज में कंपनी में एक एनवायरनमेंट होना चाहिए जहां पर टीम वर्क को प्रमोट किया जाए। आप समझ रहे ना, कंपनी के एम्प्लॉयज को रिवॉर्ड दिया जाए, पॉजिटिविटी को कैरी किया जाए। जैसे कोविड के दौर में आपने देखा होगा कई कंपनीज ने मेडिटेशन ऐप अपने एम्प्लॉयज को दिया। अब मेडिटेशन ऐप क्योंकि पता है ना कि कहीं ना कहीं एडवर्सिटी है, इतना नेगेटिव है सब कुछ कोविड को लेके, तो मेडिटेशन कहीं ना कहीं उनको हेल्प कर रहा था। कॉर्पोरेट कल्चर एक तरीके का मैं बताऊंगा बहुत ब्रॉड एस्पेक्ट है, जैसे हमने अभी बोला कि कंपनी के एम्प्लॉयज को कैसे मोटिवेट किया जाए, कंपनी के हम बात करेंगे एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया जाए, टीम वर्क के लिए किया जाए, उनको रिवॉर्ड दिया जाए, कंपनी में फ्लेक्सिबिलिटी हो, कंपनी में एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें। ऑलराइट, सो सेट अ कॉर्पोरेट कल्चर एंड द वैल्यूज बाय व्हिच एग्जीक्यूटिव थ्रू आउट द ग्रुप शैल बिहेव, ठीक है। Director shall act on fully informed basis in good faith with due diligence and care in the best interest of the listed entity and shareholder। ऐसा नहीं है कि इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ही जजमेंट लीजिएगा। यहाँ पे याद देखिएगा अपना जजमेंट कैसे लेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ फुल्ली इंफॉर्म्ड बेसिस एंड द गुड फेथ एंड एक्सरसाइज द ड्यू डिलिजेंस। पहले इन्वेस्टिगेट कर लें प्रॉपर कि एक्चुअली जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो सही है या नहीं है, तो ड्यू डिलिजेंस करना जरूरी है। एनकरेजिंग कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स ट्रेनिंग टू इंश्योर दैट। अब ये जरूरी है ना भाई, नए नए अपडेट्स आते हैं, नई टेक्नोलॉजी आती है, नए रेगुलेशंस इंट्रोड्यूस होते हैं, तो ये जरूरी है कि डायरेक्टर्स जो हैं, एग्जिस्टिंग डायरेक्टर जो कंटिन्यूइंग डायरेक्टर्स हैं, उनको अपडेट करने के लिए उनकी टाइम ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे वर्ड्स आप समझोगे ना, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस पे ऊपर फोकस रखना सेंटेंस फ्रेम करते वक्त तो इजीली फ्रेम हो जाता है। कॉर्पोरेट कल्चर पे फोकस रखना, फुली इन्फॉर्म, डिसीजन कैसे लेंगे, फुली इन्फॉर्म एंड गुड फेथ एंड आफ्टर एक्सरसाइज एंड ड्यू डिलिजेंस, इस पे फोकस रखना। एंड continuing director, क्यों? To keep them up to date where decision of the board of director affect a different class of groups, then they should treat them fairly। अगर अब जैसे मान लीजिएगा कंपनी ना सुपीरियर वोटिंग राइट्स भी कैरी कर रहा है और ऑर्डिनरी शेयर भी कैरी कर रहा है, दोनों के शेयर में यहाँ रखे, दोनों के वोटिंग परसेंटेज में डिफरेंसेस है, तो यहाँ पर जब भी याद देखेगा इनको ट्रीट किया जाए, चाहे वो यहाँ पर एक और एग्जांपल ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स को ट्रीट किया जाए, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ट्रीट किया जाए, तो वो फेयरली ट्रीट करें, ठीक है। ऐसा नहीं होना ना कि एक क्लास एट अ कॉस्ट ऑफ अनदर क्लास प्रॉफिट बना रहा है। मेंटेन हाई एथिकल स्टैंडर्ड्स, वे फेयर प्रैक्टिसेस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल अब कंपनी किसी भी प्रोडक्ट को, मान लीजिएगा कोई भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, कोई फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में याद रखिए किसी भी तरीके की एडल्ट्रेशन ना करें, ठीक है, करप्शन में जाके करप्ट प्रैक्टिस ना करें, ठीक है, या कंपनी सोसाइटी को हार्म करने वाले कोई भी स्टेप नहीं ले। मान लीजिएगा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, और फिर प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं होना है। एम्प्लॉय के साथ अगर मिसबिहेवियर हो रहा है कंपनी के अंदर तो उसके लिए राइट ट्रीटमेंट होना चाहिए, ठीक है, तो एथिकल प्रैक्टिसेस को फॉलो करें।
एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव ने ये गलत लिखे हुए हैं, इंडिपेंडेंट जजमेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। आई को पास कर दो, दूर कर दिया इन्होंने, आई के पास कर दो। ऑन कॉर्पोरेट अफेयर्स, अब जज याद देखो, हमेशा याद रखो, डायरेक्टर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। अब कंपनी का शेयर होल्डर है, प्रमोटर है, उनके पास कंट्रोल है मान लीजिएगा, बट वो थोड़ा है कि जो वो बताएंगे कि वो फॉलो करना है। आपको ये देखना है कि कंपनी के लिए बेस्ट क्या है, स्पेसिफिकली किसी एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर के लिए बेस्ट क्या है, ये नहीं। कोई शेयर होल्डर कंट्रोल में है, कर रहा है कंपनी को, और वो जो करना चाह रहा है वो अगेंस्ट है कंपनी के और माइनॉरिटी शेयर होल्डर के, तो ऐसे में याद रखिएगा डायरेक्टर की ड्यूटी बनती है कि वो इंडिपेंडेंट जजमेंट ले। असाइनिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव, अब क्यों नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा तो इंडिपेंडेंट जजमेंट सही लिया जाएगा, समझ में आ रहा है। नॉन एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ऑफ द बोर्ड एक्सरसाइजिंग इंडिपेंडेंट जजमेंट टू टास्क वेयर देयर इज अ पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एंड while rightly encouraging the positive thinking। अब ये भी जरूरी है कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग के लिए वो मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को, तो इतना भी मोटिवेट नहीं होना चाहिए कि कंपनी एक्सेसिव रिस्क लेने पहुंच जाए। सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए कंपनी ने न्यू ब्रांचेस स्टार्ट करी हैं, अब वो कंपनी जो प्लान किया न्यू ब्रांचेस का वो सक्सेसफुल हो गया, अब कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट किया, रिवॉर्ड दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयज इतना पॉजिटिव मोटिवेट हो रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, कंपनी के रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं रिस्की हो सकता है कंपनी के लिए। सर कैसे रिस्की हो जाएगा, तो रिसोर्सेज यूज करके समझाते हैं। देखो मान लीजिएगा कंपनी के डायरेक्टर ने डिसाइड किया कि अगर न्यू ब्रांचेस ओपन होंगी तो उसके लिए अप्रूवल्स लगेंगे। ऑलराइट सर, अप्रूवल लगेंगे। अब अप्रूवल के लिए उसने मैनेजमेंट को बोला, मैनेजमेंट टीम इस काम के लिए अपने पर्सनल के थ्रू करा रही है, डिफरेंट रेगुलेटरी डिपार्टमेंट जाके अप्रूवल लेने हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ आ रही है, मान लीजिएगा किसी पर्टिकुलर एरिया में ब्रांच ओपन आपको करनी है, लेकिन वहां अप्रूवल लेना पड़ रहा है और वो एक्चुअली आपकी लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं कर रही है। अब आपके एम्प्लॉय एक्सेसिव मोटिवेट हो चुके हैं, उन्होंने करप्ट प्रैक्टिसेस किया, उस डिपार्टमेंट को कुछ पैसा दे रहे हैं अप्रूवल लेने के लिए, तो क्या ये सही प्रैक्टिसेस है? नहीं, बात पकड़ मारा है। या कई बार हम मोटिवेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को, तो वो क्या कर रहा है, कंपनी को रिस्क पोजीशन में ले जा रहा है। जैसे पॉजिटिव थिंकिंग डू नॉट रिजल्ट इन ओवर ऑप्टिमिज्म and it either leads to significant risk not being recognized or expose their listed entity to excessive risk. Further, ability to step back to assist executive management, challenge the assumption, underlying strategic initiatives, risk appetite, exposure and areas of listed entity. When committee, अगर कमेटी बनाया हुआ है, देन ये कमेटी की मैंडेट्स बताना पड़ेगा, मैंडेट नहीं है, मैंडेट्स, ठीक है, मैंडेट्स एंड कंपोजिशन, वर्किंग प्रोसीजर मस्ट बी वेल डिफाइंड, ठीक है। आपने ये हमने कमेटी वाले चैप्टर में डिटेल में समझा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन जस्ट लाइक दैट। एंड डायरेक्टर शैल बी कमिट देमसेल्व्स इफेक्टिवली विद देयर रिस्पांसिबिलिटी, जो उनको टास्क दिया गया है वो उसको प्रॉपर्ली फॉलो करें, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था अभी, डिस्क्लोजर्स की रिस्पांसिबिलिटी जो उनकी खुद की प्राइम रिस्पांसिबिलिटी बनती है टुवर्ड्स द कंपनी। एंड फर्दर द इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टर को मिलना चाहिए कैसा होना चाहिए, एक्यूरेट, रिलेवेंट, टाइमली इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। वहां से मिलेगी मैनेजमेंट से, किसको मिलेगा, क्या देखिएगा, जो कंपनी के अंदर हम बात करेंगे यू नो व्हाट बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो मैनेजमेंट है वो किसको इंफॉर्मेशन देंगे, डायरेक्टर्स को, तो टाइमली होनी चाहिए, एक्यूरेट एंड रिलेवेंट होनी चाहिए। डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट फैसिलिटेट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स टू परफॉर्म देयर रोल इफेक्टिवली एंड आल्सो मेंबर ऑफ द कमिटी ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑफ कोर्स अब ऐसा नहीं होना चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को इंफॉर्मेशन प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं करा जा रहा है, या जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है वो इन्फ्लुएंस किया जा रहा है उसको, तो यहाँ पर क्लैरिटी रखी जाए कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कंप्लीटली सपोर्ट करें कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब देखो ये आपको एक बात समझानी थी, अगर in case any ambiguity or incongruity between the principles and the relevant regulations, the principles specified in this chapter shall prevail। मतलब जो हम अब ये रेगुलेशन 4 के अंदर जो प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, याद देखिए जब हम प्रिंसिपल्स का बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये प्रिवेल किए जाएंगे अगर किसी डिफरेंट रेगुलेशंस में बताए गए हैं फॉर लिस्टेड एंटिटी, तो वो नहीं, अगर एम्बिग्यूटी है, अगर ये जो हम प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं इनमें और किसी रेगुलेशन में अगर कहीं एम्बिग्यूटी आती है, क्लैरिटी नहीं है, देन आप प्रिंसिपल्स को प्रिवेल करेंगे, प्रिंसिपल्स प्रिवेल होंगे। ऑलराइट, कंपनी के इंटरनल गवर्नेंस को रेगुलेट करने के लिए कंपनी के प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, और जबकि जब हम देखते हैं रेगुलेशंस, तो बेसिकली जो कि कोई आउटर अथॉरिटी बना रही है, लेकिन जब प्रिंसिपल्स यहाँ पे रेगुलेशन के फॉर्म में डिफाइन किए हुए हैं अंडर रेगुलेशन 4, देन इट यू नो व्हाट, ये मैंडेटरी है टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि उन्हें फॉलो करना है।
आई होप ये क्लियर होगा। फिर भी डाउट रहता है किसी भी पार्ट पर तो ऑफ कोर्स योर क्वेरीज आर ऑलवेज इनवाइटेड ऑन RK9 का व्हाट्सएप पे भेजिएगा, वहां डिस्कस करते हैं। गुड बाय, टेक केयर।